नमस्कार साथियों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, राजकीय महाविद्यालय टोंक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट तृतीय के पेपर प्रथम प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री पेपर के अंतर्गत प्लांट हार्मोन फाइटो हार्मोन के अंतर्गत जिबरेलिन प्लांट हार्मोन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑक्सिन हार्मोन को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। सर्वप्रथम जिबरेलिन हार्मोन की खोज, डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन। जिबरेलिन पादप हार्मोन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पादपों में पाए जाने वाला पादप हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, जो कि अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में ही पेड़ पौधों के अंतर्गत वृद्धि को उद्दीपित करता है। जिबरेलिन की खोज सर्वप्रथम जापान में हुई थी। जापान के किसानों ने देखा कि उनके खेतों में चावल के कुछ पौधों की लंबाई अचानक अत्यधिक बढ़ जाती है और उनका तना पतला, पीला और दुर्बल हो जाता है। इस प्रकार के दुर्बल तने वाले, पीले और पतले तने वाले पौधे को उन्होंने बकानी यानी कि मूर्ख नवोद्भिद पादप कहा। इस नवोद्भिद की जो ग्रोथ थी वह असमान रूप से ग्रोथ हुई थी और वह अत्यधिक लंबा बढ़ जाता है, पतला होता है और दुर्बल होता है। और इसकी जो लंबाई थी वो सामान्य जो अन्य चावल के पौधे थे उनकी तुलना में 2-3 गुना अधिक थी। इस रोग को बकानी रोग यानी कि मूर्ख नवोद्भिद रोग, फुलेसी सीडलिंग डिजीज कहा। उसके बाद में होरी ने इस रोग के लक्षणों का अध्ययन किया, जो कि ये रोगग्रस्त पादप जो है फल और बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होता है, इसलिए इसको मूर्ख नवोद्भिद कहा गया, फुलेस सीडलिंग कहा गया। क्रोसोवा ने इस रोग का गहन अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये रोग एक कवक के द्वारा होता है, एक कवक के कारण ये रोग होता है, और उस कवक का नाम बताया उन्होंने जिबरेला फ्यूजीकोराई। जिबरेला फ्यूजीकोराई जो कि एस्कोमाइसेटीज समवर्ग क्लास के अंतर्गत आता है। इसी की एक इम्परफेक्ट अपूर्ण अवस्था होती है इस कवक की, जिसे फ्यूजेरियम मोनालिफॉर्मी कहा जाता है, और ये अवस्था सामान्यतः ड्यूटेरोमाइसेटीज क्लास के अंतर्गत आती है। और क्रोसोवा ने बताया कि इस कवक से निष्कर्षित रस को यदि धान के स्वस्थ पौधों के ऊपर यदि छिड़काव कर दिया जाए तो उन स्वस्थ पौधों में भी यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए क्रोसोवा ने कवक के संवर्धन से एक कल्चर फिल्ट्रेट को प्राप्त किया, और उस कल्चर फिल्ट्रेट को उन्होंने प्राप्त करके धान के स्वस्थ नवोद्भिद जो प्लांट्स थे उनके ऊपर छिड़क दिया, और उन्होंने देखा कि उन स्वस्थ प्लांटों में भी, उन पौधों में भी जो है रोग प्रकट हो जाता है। और इस प्रयोग से यह प्रमाणित हो गया कि कवक संवर्धन माध्यम में कुछ पदार्थ जो है सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, और यही पदार्थ जो है उस प्ररोह में, उस जो नवोद्भिद है, सीडलिंग है धान का, उसके प्ररोह में जो है असामान्य दीर्घीकरण को, असामान्य एलोंगेशन को प्रेरित करता है। यावटा और अयाशी, इन दो वैज्ञानिकों ने इस कवक का जो कल्चर एक्सट्रैक्ट था उसको शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में रसायन को उससे पृथक किया, और उस कवक के नाम के आधार पर ही उसे जिबरेलिन नाम दिया। तो जिबरेलिन नाम जो है यावटा और अयाशी के द्वारा दिया गया। बाद में यावटा और सोनके, इन दोनों ने ही कवक से जिबरेलिन ए और जिबरेलिन बी को भी जो है क्रिस्टल्स के रूप में पृथक किया। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। इसके पश्चात में ब्रिटिश वैज्ञानिक ब्रायन और उसके सहयोगियों के द्वारा 1954 में इसे जिबरेलिक अम्ल नाम दिया गया। नेक्स्ट उसके बाद में आता है क्रॉस और उसके सहयोगी। क्रॉस और उसके सहयोगियों ने जिबरेला कवक से, जो जिबरेला फिजियोकोराई कवक था, उससे 6 प्रकार के जो है जिबरेलिन्स को प्राप्त किया, और ये जिबरेलिन थे
जिब्रेलिन 1, 2, 3, 4, 5, 7 एंड जिब्रेलिन 9। तो ये 6 जिब्रेलिन उन्होंने इनसे प्राप्त किए। उसके बाद में आता है मैकमिलन और उसके सहयोगी, उन्होंने सेम के बीच से 3 प्रकार के जिब्रेलिन पृथक किए, जिब्रेलिन 5, जिब्रेलिन 6 एंड जिब्रेलिन 8, इनको पृथक किया। वैसे पेड़ पौधों के अंतर्गत या सभी प्लांट्स के अंतर्गत जो है अब तक लगभग 100 से अधिक भिन्न प्रकार के जिब्रेलिन्स की जो है खोज की जा चुकी है। प्रथम जिब्रेलिन जिसे GA1 कहा जाता है, जिसकी खोज की गई थी, इन्हें निम्न प्रकार से दिखाया जाता है, जैसे GA1, GA2, इस तरह से GA100 आदि नामों से जाना जाता है। यहाँ पर GA1 का अर्थ होता है जिब्रेलिक अम्ल। नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन का वितरण और उसका स्थानांतरण, किस प्रकार से जिब्रेलिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस प्रकार से जो है उसका ट्रांसलोकेशन होता है। जितने भी पादप वर्ग है, चाहे वह थैलोफाइटा समूह के हैं यानी कि लाइकेन है, एल्गी है, मॉस है, ब्रायोफाइट्स है या टेरिडोफाइट्स है, या जितने भी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, यानी कि सभी पादप वर्गों में जिब्रेलिन हार्मोन जो है उपस्थित होता है। और सभी प्रकार के जिब्रेलिन किसी भी एक पादप में नहीं पाए जाते हैं। जिब्रेला कवक से लगभग 25 प्रकार के जिब्रेलिक एसिड प्राप्त किए जा चुके हैं और जो अन्य उच्च पादप है उनसे लगभग 73 प्रकार के जो जिब्रेलिक एसिड है वो प्राप्त किए जा सके हैं। तो इस प्रकार से लगभग 100 या 100 से अधिक प्रकार के जिब्रेलिन्स जो है अभी तक प्राप्त किए जा चुके हैं। इनमें से जो 15 जिब्रेलिन हैं उन्हें कवक से, और उच्च पादप यानी कि 15 जिब्रेलिन ऐसे हैं जो कवक में और उच्च पादपों में दोनों में एक समान पाए जाते हैं। जिब्रेलिन की जो सर्वाधिक सांद्रता होती है वह बीजों में होती है, पत्तियों में होती है। हालांकि पादप के जो अन्य सभी भाग होते हैं उन सभी भागों में भी जो जिब्रेलिन अम्ल होता है वह पाया जाता है, लेकिन इनकी जो सर्वाधिक सांद्रता होती है वो इसके बीजों में होती है या फिर इसकी पत्तियों में होती है। नेक्स्ट आता है केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन। रासायनिक दृष्टि से जो जिब्रेलिन होता है वह जिब्रेलिक अम्ल होता है, और जिब्रेलिक अम्ल जो है एक चक्रीय डाइटर्पेन कंपाउंड होता है। सभी जितने भी जिब्रेलिन हैं उन सभी की जो मूलभूत संरचना होती है वह मूलभूत संरचना जो है एक समान होती है, जिनमें कार्बन्स की संख्या 19 होती है। कुछ जिब्रेलिन ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या 20 होती है, यानी कि जितने भी जिब्रेलिन होते हैं उन सभी की मूलभूत संरचना में एक जिब्रेलिन वलय पाई जाती है जिसे जिबेन रिंग स्केलेटन कहा जाता है, और ये गिबेन वलय कंकाल जो है सभी जिब्रेलिन के अंतर्गत पाया जाता है। इस जिब्रेलिन कंकाल में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है उसी के आधार पर जिब्रेलिक अम्लों को भी 2 कैटेगरी में विभक्त किया गया है। एक होता है जिनमें कार्बन की संख्या 19 होती है और दूसरे होते हैं जिनमें कार्बनों की संख्या 20 होती है। सभी जिब्रेलिन में एक कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है जो कि कार्बन नंबर 7 पर प्रेजेंट होता है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर समूह पाया जाता है, और अतिरिक्त जो समूह होता है वह कार्बन नंबर 4 पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह के अलावा उसमें एक या एक से अधिक जो है हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित होता है। कुछ ऐसे भी जिब्रेलिन होते हैं, जिब्रेलिक अम्ल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल जो समूह होता है वह अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन के समान जो जिब्रेलिक अम्ल होता है वह भी 2 फॉर्म में पाया जाता है। एक तो होता है मुक्त और दूसरा होता है बाउंडेड, यानी कि फ्री और बाउंडेड फॉर्म, दोनों ही फॉर्म में। क्योंकि हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ चुके हैं तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, एक तो होता है फ्री और एक होता है बाउंड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। जो बाउंड फॉर्म होती है, बंधित जिब्रेलिन होता है, वह पेड़ पौधों के अंतर्गत जैसे जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में पाया जाता है। और ये जो जिब्रेलिन होते हैं ये सभी सक्रिय जिब्रेलिन होते हैं, और ये सक्रिय जिब्रेलिन जो है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ
पौधों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो उदासीन रूप में भी ये पाए जाते हैं और उदासीन रूप में इनका स्टोरेज किया जाता है, यानी कि ये संग्रह योग्य रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन का जो जैव संश्लेषण होता है वह किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ पर होता है। पेड़ पौधों के अंतर्गत जिब्रेलिन का जैव संश्लेषण मुख्यतः भ्रूण में, तरुण पत्तियों में या फिर मूलाग्र में होता है। अपरिपक्व बीजों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर इसकी मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। तरुण पत्तियाँ भी इसके संश्लेषण का प्रमुख स्थल होती है। जिब्रेलिन का बायोसिंथेसिस जैव संश्लेषण जो है मेवालोनिक पथवे के द्वारा होता है और इसका जो प्रिकर्सर होता है, पूर्व पदार्थ होता है, वह कोरिन होता है। देखिए इसके जो मेवालोनिक पथवे है उसको सारांश में एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है।